आज हम बायोलॉजिकल रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कवर करेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग को जो डिफरेंशिएट करता है वो सेल होता है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाया जाता है। अब सेल के बेसिस पे भी दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिससे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सिंगल सेल है और वही सारा सेल जो है एक सिंगल सेल ही सारा काम कर रहा है, तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, तो उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद देखा था कि सेल होता क्या है। सेल का मतलब होता है कि फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, कि ये तो सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसी की वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होता है, तो इस वजह से हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो एक सिंगल सेल होता है, इसके वजह से एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाता है और इसके सारे काम यही एक सिंगल सेल जो है वो कर पाता है। Anything less than a single cell does not promote independent existence and all। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा एंटोन लीeuwenhoek होता है वो उसने हमारे सबसे पहले क्लाइव सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर हमारे जैसे रॉबर्ट ब्राउन होता है, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हमारे दो साइंटिस्ट थे। 1838 में मैथियस ग्लिडेन एक जर्मन बोटानिस्ट थे जिन्होंने हमारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की थी। इन्होंने ये बोला कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ सेल्स या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं। उसके बाद हमारे इसी टाइम पे 1839 पे थियोडोर शॉन जो थे उन्होंने भी अपने जो जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि उन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी की और उन्होंने बोला कि एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और जो प्लांट्स होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट्स का। उसके बेसिस पे उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई थी शॉन ने कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ होता है। फिर क्वेश्चन आया था कि आखिरकार सेल बनता कैसे है, तो रुडोल्फ वर्चो जो कि 1855 में आए थे, उन्होंने बोला ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए होते हैं। फिर हमारी जो आज की मॉडर्न जो सेल थ्योरी है उसमें दो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला तो आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा आता है कि जो हम सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने हुए होते हैं। उसके बाद हमने ओवरव्यू लिया था सेल्स का। तो सेल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो यूकैरियोटिक सेल्स और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो उनका न्यूक्लियस की वजह से होता है, कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो हमारे पास है वो मतलब जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो प्रेजेंट होता है। इन दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि एक मेन एरिना है जहाँ पे सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है ताकि जो सेल है वो लिविंग स्टेज में प्रेजेंट रहे। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे वो होता है इन दोनों में, जो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, या वैक्यूल्स हो गया, या हमारे वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं क्योंकि मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि हमारे दोनों में पाया जाता है, वो राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड होता है, तो वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जैसे और जो राइबोसोम्स होता है वो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का भी एग्जांपल होता है, क्योंकि खुद भी ऑर्गेनल है और ये रफ ईआर जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता ही है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा था। उससे पहले फिर हमने जो ऑर्गेनिजम्स के साइज वगैरह भी देखे थे, जैसे कि माइकोप्लाज्मा आता है उसमें 0.3 माइक्रोमीटर का साइज होता है, बैक्टीरिया में 3 to 5 माइक्रोमीटर का साइज होता है, और जैसे कि हमारा जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है वो हमारा ऑस्ट्रिच का होता है, एग का। उसके बाद 6 डायग्राम थे, जैसे कि आरबीसी जो होता है वो हमारा रेड कलर का होता है, बाइकॉनकेव होता है, और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो एमीबॉइड होता है, और जैसे कि हमारे जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, ट्रैकीज होते हैं, elongated होता है, मेसोफिल्स होते हैं वो ओवल और राउंड शेप के होते हैं।
उसके बाद हमने प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में देखा था। तो प्रोकैरियोट सेल्स में भी हमारे डायग्राम्स थे, जैसे कि टिपिकल यूकैरियोटिक का साइज देखें तो वो 10 से 20 माइक्रोन मीटर का होता है। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर का होता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोन मीटर का होता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें ये जो सारे सेल्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ऑल्दो इनमें वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बट ये सारे के सारे सेम होते हैं। उसके बाद इनके 4 डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे अगर ये रॉड शेप्ड होंगे तो इन्हें पैसिलस कह देते हैं, स्पाइरल शेप्ड होंगे तो स्पाइरलम, और विब्रियो शेप्ड यानी कि कॉमा शेप्ड होते हैं, और स्पेरिकल शेप्ड होंगे तो कोकस। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें हमारा एक एक्स्ट्रा सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड बहुत डिफरेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हमें प्रोकैरियोट्स में एक और जो अलग चीज थी वो थी इनकी मीजोफिल्स, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होता है कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसी की इनफोल्डिंग्स हो जाती है, उसी को हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स हमारे बहुत सारे काम में आते हैं, जैसे कि हमारे सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिविजन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया या इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट। उसके बाद फिर हमने देखा था सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल इनवेलप और मॉडिफिकेशन में हमने देखा था कि जो हमारा जो वो होता है सेल होता है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ये भी वैरी करता है, ये अगर स्लाइमी होगा तो इसे हम स्लाइमी लेयर कह देते हैं, और अगर ये टफ होगा तो इसे हम कैप्सूल कह देते हैं। उसके बाद फिर हमारे उसी के नीचे आता है सेल वॉल, और उसके अंदर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा था कि जो इसी में हमारे वो जो होते हैं मीजोसोम्स होते हैं, लैमेले में भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स में भी होते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स में भी पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने सरफेस एरियाज के बारे में देखा था। जो एक बैक्टीरिया होता है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला, पाइले और फिम्ब्रे तीनों की तीनों हमारे सरफेस एरियाज होते हैं। फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, पाइले जो होते हैं ऑल्दो पाइले और फिम्ब्रे भी हमारे सरफेस एरिया है पर ये मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। पाइले जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। 2 बैक्टीरिया के जो पाइले होते हैं अगर वो मिल जाते हैं और फिर ये अपने जो प्रिमिटिव डीएनए होता है उसका फ्यूजन करता है और ये मतलब ट्रांसफर कर देते हैं डीएनए का, क्योंकि जो पाइले होती है वो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसकी वजह से अपना डीएनए जो है ट्रांसफर करते हैं, और ऐसे हमारे बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिम्ब्रे जो होता है वो हमारे किसी भी सबस्ट्रेटम से अध्ययन करने में हेल्प करता है, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि फिलामेंट के भी 3 पार्ट आते हैं, बेसल बॉडी आती है, हुक आता है, और फिलामेंट लॉन्ग पोर्शन जो आता है वो होता है इसके अंदर। फिर राइबोसोम्स एंड इन्फ्यूशंस बॉडीज में देखा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो 70S के होते हैं। इसमें 2 यूनिट्स आती है, एक 50S जो कि बिगर यूनिट है और एक 30S आती है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद हमने देखा था कि जो एक ही एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स अगर जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम पॉलीसोम से पॉलीराइबोसोम्स कह देते हैं, और इनके अंदर इन्फ्यूशंस बॉडीज होती है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती है और हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इनमें हमारी एक तो आ जाती है साइनोफिशियल ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। उसके बाद हमारे जो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल एंड ग्रीन एल्गीज, ये सारे इनके पास हमारे पास सूडो वैक्यूल या फॉल्स वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ना उसमें जो सेल्स होते हैं वो नॉट आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और फिर हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स में कि इनमें जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफ्रेंशिएशन बता रहा है। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास प्लास्टिड पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, जो कि एनिमल्स में नहीं पाया जाता। और एनिमल्स के पास सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कि सेल डिविजन में हेल्प करते हैं, और ये ऑलमोस्ट प्लांट में एब्सेंट रहता है। उसके बाद फिर हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था। तो सेल मेम्ब्रेन में देखा जब सेल मेम्ब्रेन में ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी चल ही रही थी, तो उस समय देखा गया था, उस समय जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर बताया था सेल मेम्ब्रेन का, उसमें उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेजरली हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है और मेजर लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होती है।
इसमें क्या होता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बाइलेयर के फॉर्म में होते हैं, और इसमें जो हमारा हेड होता है वो पोलर होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, और जो टेल होती है वो लिपिड की बनी होती है, नॉन पोलर होता है, और हमारे ये हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हमारा पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ऐसे ये लेयर बने होते हैं जिसमें लिपिड जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जो पोलर हेड जो प्रोटीन का बना होता है वो आउटर साइड की तरफ होता है। उसके बाद हमने देखा था जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी काफ़ी कम ही चीज़ों को अंदर एंटर करने के लिए एंटर करती है, इस वजह से। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये जो लिपिड्स की टेल होती है वो अंदर की तरफ क्यों होती है, अंदर की तरफ इस वजह से होती है क्योंकि जो ये हमारे हाइड्रोफोबिक होती है, और क्योंकि हमारे अनसैचुरेटेड लिपिड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्वस होता है और हमारे लिपिड्स होते हैं वो हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो लिपिड्स होती है वो अंदर की तरफ पाई जाती है। उसके बाद हमारे सिंगर और निकलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने लिपिड के सेमी फ्लूइड नेचर के बारे में, क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने बोला था कि जो लिपिड होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, और उसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो लैटरल मूवमेंट शो करता है, इसी को फ्लूइडिटी भी कहते हैं। फ्लूइडिटी हमारे सेल ग्रोथ में या फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस एंड एंडोसाइटोसिस सिक्रीशन सब में भी हेल्प करती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जैसे आरबीसी के बारे में उस टाइम वो हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो उसमें देखा था कि जो प्रोटीन होता है वो 52% होता है और लिपिड होता है 40% होता है। ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस भी हमारे प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं। अगर जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो अगर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो हमारी पेरिफेरी में पाए जाते हैं प्रोटीन्स उनको हम पेरिफेरी प्रोटीन्स कह देते हैं, जो कि आराम से निकाले जा सकते हैं। उसके बाद इसमें शुगर भी मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स भी मिलते हैं, ये सारी और चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हमने पैसिव एक्टिव और इन सारे ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में देखा था कि जो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे कोई भी मॉलिक्यूल से कोई भी आयंस अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में जा रहा है तो उसे एटीपी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये फिर जैसे कि इसमें हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है जो कि न्यूट्रोसोल्यूट्स में देखने को मिलता है। फिर वाटर का मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब हमारे आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे जो वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसके लिए फिर एटीपी की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम पंप। फिर हमने सेल वॉल के बारे में देखा था, तो सेल वॉल क्या होता है कि ये नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फंगस में और हमारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। और उसके बाद सेल वॉल भी हमारे डिफरेंट कॉम्पोजिशंस की होती है, जैसे कि एल्गे में अगर इसका कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो सेलुलोज की बनी होती है, और गैलेक्टिन्स और मैनर्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो सेल वॉल होती है ना उसमें दो जो सेल्स होते हैं वो बीच में जो जुड़ा होता है उसको हम मिडिल लैमेला कह रहे होते हैं, जो दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ने में हेल्प करती है और कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। उसके बाद फिर इनर साइड में हमारी प्राइमरी वॉल बनती है। फिर प्राइमरी वॉल जो होती है वो मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो वो डिमिनिश हो जाती है। फिर सेकेंडरी जो होती है सेकेंडरी वॉल बनती है, फिर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, और ये सब होता है। और जो सेल वॉल होता है वो हमारे एक तो बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा सेल है वो कोलैप्स ना कर दे और या बर्स्ट हो जाए, और वो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है। और उसके बाद जैसे कि ये हमारा शेप जो होता है सेल को वो भी देता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे।